ओके, तो पिछली क्लास में क्या स्टार्ट किया था हमने, LLMs एंड LRMs। LLM मतलब क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और LRM मतलब लार्ज रीजनिंग मॉडल। जैसे मैंने बताया फर्क इनमें क्या होता है कि ये जो मॉडल है LRMs, ये क्या करते हैं, ये आंसर देने से पहले रीजन करते हैं। जब भी उनको कोई क्वेश्चन पूछोगे तो ये एक पहले रीजनिंग ट्रेस निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग रीजनिंग ट्रेस कह सकते हैं, रीजनिंग ट्रेस। तो रीजनिंग ट्रेस क्या होता है कि आंसर देने से पहले ये उस पर थोड़ा सोच विचार करता है और उसके बाद उसका आंसर देता है। बट LLMs क्या होते हैं, ये सोचते नहीं है, डायरेक्ट आंसर देते हैं। मैंने बताया कि ना सोचने का मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं देते, अच्छा ये आंसर ठीक देते हैं, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि आंसर ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा हमें। तो फिर हमने देखा था कि इन मॉडल्स को हम लोग पहले ट्रेन करते हैं। हमने 3 चीजें देखी, ट्रेनिंग, ठीक है, उसके बाद वैलिडेशन, वैलिडेशन के बाद हमने देखा टेस्टिंग करते हैं मॉडल्स की। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, हमें पता है कि हमने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग इसीलिए हम लोग गए क्योंकि हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम्स हुआ करती जो हमें खुद पता नहीं कि सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। तो उनके पास, हमारे पास कोई एल्गोरिथम नहीं था, तो हमने क्या बोला, हम डेटा उठाएंगे और डेटा को जो आउटपुट हम चाह रहे हैं वो भी दे देंगे, यानी डेटा प्लस रिजल्ट दोनों के दोनों चीज हम लोग अपने कंप्यूटर को दे देंगे। यानी कि यहाँ पे एक कंप्यूटर कंप्यूट करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, ये कंप्यूट करने के बाद वो हमारे पास एक प्रोग्राम दे देगा जो असल में ह्यूमंस को लिखना था जब हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या लिखना चाहिए, तो हम कंप्यूटर को ही बोल देते हैं कि तुम्हारे पास डेटा दे रहे हैं, तुम्हारे पास रिजल्ट दे रहे हैं, अब तुम कंप्यूट करके हमें प्रोग्राम बता दो। ये प्रोग्राम जो है ना, इसी को हम लोग मॉडल कहते हैं, ये प्रोग्राम को हम मॉडल कहते हैं। तो यहां तक की प्रोसेस को हम लोग मॉडल ट्रेनिंग कहते हैं। ये हमारे पास है मॉडल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, डेटा प्लस रिजल्ट लिया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है और कंप्यूटर को एल्गोरिथम रन करके यानी कि एक कंप्यूट करता है और उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम देता है जिसको हम लोग और डेटा देंगे और वो रिजल्ट दे देगा, और उस प्रोग्राम को हम लोग मॉडल कहते हैं, ट्रेन मॉडल। लेकिन इसको हम लोग और भी ट्रेन कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि ये कितना अच्छा ट्रेन हुआ। ठीक है, हमारे पास जो डेटा होता है, आप लोगों को मैंने बताया, उसमें 3 स्प्लिट कर देते हैं, ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा और टेस्ट डेटा। यहाँ पे जो डेटा यूज हो रहा है यहाँ पहले फेज में ट्रेनिंग में, उसको हम लोग ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग डेटा लिया, अब मुझे वैलिडेट करना है मॉडल को, ये मॉडल सही में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं वैलिडेशन डेटा ले लूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो ट्रेंड मॉडल है, जो यहां से मैंने मॉडल को ट्रेन किया है, तो यहां पे मैं इस ट्रेंड मॉडल को ये डेटा दे दूंगा, ट्रेंड मॉडल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आएंगे, ट्रेन मॉडल से रिजल्ट आएंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट्स थे, यानी कि मेरे पास वैलिडेशन के रिजल्ट्स थे, वैलिडेशन रिजल्ट्स जो मेरे पास ओरिजिनल रिजल्ट, इनको हम लोग ग्राउंड ट्रूथ कहते हैं। तो ग्राउंड ट्रूथ मतलब होता है जो सही में सच था, ग्राउंड ट्रूथ। तो ग्राउंड ट्रूथ क्या होता है कि जो सही में असल में वो चीज थी। तो रिजल्ट, इस मॉडल ने भी कुछ रिजल्ट दिए, इस मॉडल ने भी हमें कुछ प्रेडिक्शंस दिए, इनको हम रिजल्ट्स या प्रेडिक्शंस कहते हैं। जब मॉडल देगा तो उसको प्रेडिक्शन कहते हैं, जब हमारे पास जो एक्चुअल में वैल्यू होगा उसको हम लोग ग्राउंड ट्रूथ कहते हैं। तो फिर हम लोग ये प्रेडिक्शन और ये वैलिडेशन के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं कि कितना सही है, क्योंकि हमें पता है कि ये तो 100% सही है, वैलिडेशन रिजल्ट्स बिल्कुल सही होते हैं, हमारे पास जो ग्राउंड ट्रूथ है वो तो सही था पहले से हमारे पास। लेकिन ये जो है प्रेडिक्शन या रिजल्ट्स, ये मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, तो इनको देखते हैं कि ये कितना मॉडल हमारा कितना सही था। तो मान लेते हैं कि ये जो मॉडल है ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर इसके बेस पे हम लोग मॉडल को रिट्रेन कर देते हैं, यानी मॉडल में चेंजेस करते हैं, मॉडल रिट्रेनिंग यहाँ पे करते हैं हम लोग ने। क्या देख के कि हमने इसको ट्रेनिंग डेटा दिया तो हम देखते हैं कितना अच्छा ट्रेन हुआ, कितना अच्छा ट्रेन हुआ वो डिपेंड करता है, हम लोग वो ट्रेन मॉडल उठाएंगे, उसको हम लोग वैलिडेशन डेटा देंगे और वो कुछ प्रेडिक्शन दे देगा हमें। तो प्रेडिक्शन और ग्राउंड ट्रूथ का कंपैरिजन करेंगे। सपोज मैंने इमेजेस ले ली, कैट्स और डॉग्स की इमेजेस। अब पहले मैंने ट्रेन किया, सपोज मेरे पास 100 इमेजेस थी, ठीक है, 100 इमेजेस मेरे पास टोटल थी कैट्स और डॉग्स की। पहले ट्रेन में मैंने 80 इमेजेस रखी, 10 वैलिडेशन के लिए और 10 टेस्टिंग के लिए। तो ये 80 इमेज जो मेरे पास कैट्स और डॉग्स की थी, उन पे मैंने मॉडल को ट्रेन किया, उन पे मैंने वो कंप्यूटर से दिए और कंप्यूटर मेरे पास एक मॉडल लेके आया। अब उसके बाद क्या हुआ, वैलिडेशन में मैं क्या करता हूँ, ये 10 इमेज जो मैंने वैलिडेशन डेटा में रखी, जो मेरे पास ट्रेनिंग में नहीं थी, ये ट्रेन मॉडल को उठा के इनको दे देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि प्रेडिक्शन करो कि कौन सी इमेज कैट की है और कौन सी इमेज डॉग की है। अब मेरा मॉडल कुछ रिजल्ट देता है, वो किसी को कैट बोलता है, किसी को डॉग बोलता है, और मेरे पास ग्राउंड ट्रूथ है, यानी कि मेरे पास एक्चुअल पता है मुझे कि ये क्या थी। तो उसके बेस पे मैं अपने मॉडल को इवेलुएट करता हूँ, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इवेलुएट करना या वैलिडेट करना, इवेलुएट या वैलिडेट करना कि कितना अच्छा था या कितना बुरा था ये। तो हमें पता लगा कि यार ये तो बहुत ही बुरा मॉडल है, इसने ट्रेनिंग पे अच्छा परफॉर्म किया पर वैलिडेशन जो हमारे पास था उस पर तो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें मॉडल में कुछ चेंजेस करनी चाहिए ताकि ये मॉडल जो है ये और अच्छा ट्रेन हो पाए। यानी हमने वैलिडेशन से कुछ रिजल्ट्स डिक्लेयर किए कि ये मॉडल अच्छा नहीं है, शायद इसको हम लोग और ट्वीक कर सकते हैं और कुछ छेड़खानी करके मॉडल को और अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। तो इस फेज में फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रेन कर देते हैं।
तो ये एक साइकिल चलता रहता है, ट्रेन किया फिर वैलिडेट किया, ट्रेन किया फिर से वैलिडेट किया, ये बार बार होता रहता है टिल अ पॉइंट जहां पे हम कन्विंस हो जाएंगे कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन में हमें अच्छा आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट फेज में हम क्या करते हैं, फिर जो हमारे पास लास्ट ये 10 एग्जांपल्स थी पहले, क्योंकि 80 एग्जांपल ट्रेनिंग डेटा में बहुत डेटा लेना पड़ता है, वैलिडेशन भी हम अब ठीक ठाक स्कोर ला रहे हैं, अब हमें क्या करना है, लास्ट में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। टेस्टिंग हमने किया तो हमें पता लग रहा है कि मॉडल अब सही में उस डेटा पे जो हमने इसको कभी नहीं दिखाया उस पर भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो इस फेज के बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं। जब हम कन्विंस हो जाते हैं कि टेस्टिंग भी अच्छा हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां पे तुम्हारा स्टार्ट होता है डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट सब लोग याद रखेंगे, डिप्लॉयमेंट मतलब एक्चुअल जो ये मॉडल हमने अब रखा है इसको हम लोग कहीं इंटरनेट पे डाल देते हैं ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें, तो उस पॉइंट पे डिप्लॉयमेंट के बाद लोग इसको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन एआई वालों ने ट्रेन किया, पहले उन्होंने क्या किया, ट्रेन डेटा लिया होगा, उसको ट्रेन किया होगा और उसके बाद उसको वैलिडेट किया होगा, और ठीक है, जब वो बार बार उनको ट्रेनिंग वैलिडेशन करते रहे और एक पॉइंट पे उनको लगा कि नाउ मॉडल इज गुड, हमारा मॉडल अच्छा बन गया, इसको एक बार टेस्ट कर देते, और टेस्ट किया, उनको लगा कि हाँ टेस्टिंग के रिजल्ट भी अच्छे थे, तो नाउ व्हाट विल डू, हम इसको अब मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। अब मॉडल को डिप्लॉय कहां पे किया, उसको हम लोग क्लाउड कहते हैं, ऑनलाइन जहां पे वो डिप्लॉय किया किसी सर्वर में, क्लाउड। उसके बाद ये लोगों को अवेलेबल होता है ये मॉडल, तो लोगों को अवेलेबल जब ये मॉडल हुआ तो लोग इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, इन्फ्लुएंस का मतलब भी टेस्टिंग ही टाइप होता है, यानी कि लेकिन अब लोग अपना डेटा देंगे और उसको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देंगे। यहां तक सबको कहानी समझ आई, ठीक है। तो यहां से हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के बाद हम लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पे टेस्टिंग की बात करूं, तुम लोगों में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपलोड वीडियो करते होंगे, तो वहां पे हम लोग थंबनेल डाल देते हैं। थंबनेल जो होता है, वहां थंबनेल पे लिखा आता है इसका ए-बी टेस्टिंग। ए-बी टेस्टिंग भी एक किस्म की टेस्टिंग होती है, तो वहां पे दो थंबनेल डाले जाते हैं कि थंबनेल ए और थंबनेल बी, बोला जाता है देखते हैं कि कौन से थंबनेल पे लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, हम लोग टेस्टिंग करेंगे। यानी कि अगर हम तुम्हारे वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं तो कौन से लोगों ने वो क्या करेगा, लेट्स सपोज यूट्यूब पे सपोज 100 लोगों को वीडियो रिकमेंड किया, तो अब क्या हुआ, थंबनेल ए 50 लोगों को दिखाया गया, थंबनेल बी 50 लोगों को दिखाया गया। अब फिर देखा जाता है कि कितने लोग थंबनेल ए पे क्लिक कर रहे और कितने लोग थंबनेल बी पे क्लिक कर रहे। 100 लोग टोटल में थे, 50 को ये दिखाया गया और 50 को ये दिखाया गया। अब मान लो इन 50 में से 40 लोगों ने ए पे क्लिक किया और बी वाले जो लोग थे, जो दूसरा थंबनेल था उसमें सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक किया, इसका मतलब थंबनेल ए अच्छा थंबनेल है, तो उसी को रखते हैं। ऐसी चीजों को हम लोग ए बी टेस्टिंग कहते हैं। अभी जो शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे आते हैं, शॉर्ट्स वीडियो पहले यूट्यूब पे नहीं थे, ठीक है, पहले सिर्फ वहां पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट था टिकटॉक आने से पहले। तो फिर यूट्यूब ने ए बी टेस्टिंग किया। ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब हुआ कि कुछ लोगों को शॉर्ट वीडियो दिखाए, कुछ लोगों को नहीं दिखाए, फिर देखा कि बिहेवियर चेक करते हैं कि लोग कौन सा वीडियो देखेंगे। अब क्या हुआ, शॉर्ट्स वीडियो लोग बहुत ज्यादा देखने लग गए, तो फिर यूट्यूब ने फीचर डाला कि चलो शॉर्ट्स वीडियो रख देते हैं प्लेटफॉर्म पे। वैसे मैंने बोला थंबनेल अगर तुम में से कोई अपलोड करता है तो थंबनेल्स में भी आजकल ये ए-बी टेस्टिंग होता है कि 2 थंबनेल्स डाल दो और देखो लोग किसको ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें टेस्टिंग में होती है। तो मॉडल में भी बहुत सारी रियल वर्ल्ड केसेस में भी ये चीज होती है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हमने की, ट्रेनिंग के बाद वैलिडेशन रिजल्ट आने के बाद शायद फिर से ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग वैलिडेशन का लूप चलता रहता है, और उसके बाद लास्ट में टेस्टिंग के बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, और डिप्लॉयमेंट के बाद इन्फ्लुएंस होता है। तो इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये भी टेस्टिंग ही है, ये भी टेस्टिंग की तरह है अब, लेकिन यहाँ पे यूजर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि इसको कोई चीज देते हैं, अब वहां से वो आंसर दे देगा। ये इतना तो हमने क्लास में पढ़ा था। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन वर्सेज जनरलाइजेशन। मेमोराइजेशन वर्सेज जनरलाइजेशन। तो मेमोराइजेशन क्या होता है, सपोज अब हमने कैट्स और डॉग्स की इसको पिक्चर दिखाई, अब मॉडल हमने ट्रेन किया, हम नहीं चाहते हैं कि ये मेमोराइज करें, नहीं इसको याद नहीं रखना चाहिए सब कुछ, इसको क्या करना चाहिए, रादर जनरलाइज। अब जनरलाइज क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। सपोज मेरे पास जो 100 इमेजेस थी उसमें मैंने आपको बताया कि 80 इमेज मैंने ट्रेनिंग के लिए रख दी, 80 इमेज मैंने वैलिडेशन के लिए रख दी, ठीक है, सॉरी नॉट 80, 10, और यहां पे 10 इमेज मैंने टेस्टिंग के लिए रख दी, ठीक है। अगर तो इसने ट्रेनिंग को सब याद कर दिया, यानी इसको मैंने जितना एग्जांपल दिया उसने सब याद रखा कि ये पिक्चर जो है ये डॉग की है, ये पिक्चर जो है कैट की है, इसने अगर मेमोराइज किया, अगर मैं इसको आउट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन है जो मेरे पास 100 पिक्चर्स थे, अगर मैं कुछ और पिक्चर्स लाऊं फिर वो ट्रेन मॉडल को उस पर दिखाऊं, तो वो ट्रेन मॉडल बहुत ही बुरा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसने ऐसी इमेजेस कभी नहीं देखी है, तो वो गलत बताया जाएगा। तो ऐसी चीजों को करने को हम लोग मेमोराइज कहते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म करे, ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वैलिडेशन और टेस्टिंग में बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस डेटा पे इसको ट्रेन किया जा रहा है और उसमें लॉस हमारा बहुत ही कम आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि मॉडल हमारा अच्छे से ट्रेन हुआ है, लेकिन जब हम वैलिडेशन या टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेता है। हम लोगों को मेमोराइजेशन नहीं करना है, हम लोगों को करना है जनरलाइजेशन,
जनरलाइजेशन का मतलब है कि इसको डेटा पर ट्रेन करो, लेकिन जो डेटा इसी जैसा हो लेकिन ये एग्जैक्टली ये नहीं हो, तो उस पर भी इसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। देखो कैट्स और डॉग्स तो डिफरेंट दिखते हैं। अब मेरे पास ये 100 इमेज है, इस पे मैंने इसको 80 में ट्रेन किया। अब ये अगर याद किया इसने 80 पे, तो अगर ये सही आंसर दे रहा है तो हमने बोला कि ट्रेनिंग अच्छा हो गया इसका। अब वैलिडेशन और टेस्टिंग जब किया तो उस पर ये बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, उस पर तो गलत आंसर दे रहा है बार बार, तो हम लोग बोलते हैं कि ये मॉडल जो है इसने मेमोराइज किया। और हम लोग नहीं चाहते मशीन लर्निंग में कि मॉडल जो है वो मेमोराइज करे, रादर वो क्या करे, वो जनरलाइज करे। जनरलाइज का क्या मतलब है कि जिस डेटा पे इसको ट्रेन नहीं किया गया उस पर भी ये सही रिजल्ट देना चाहिए, तो उसको हम लोग जनरलाइजेशन कहते हैं। सपोज मैं तुम लोगों को पिक्चर्स दिखाऊंगा, सपोज अगर सपोज तुम लोगों ने पोलर बियर नहीं देखा है, ठीक है, मैं तुमने पिक्चर्स दिखाऊंगा पोलर बियर एंड से कोई और जानवर लेता हूँ, एक पोलर बियर जानवर ले लिया, एक मैंने सपोज जैगवार लिया, दो जानवर है, आप लोगों ने दोनों ने नहीं देखे ये जानवर। तो अब मैं आप लोगों को 2-3 पिक्चर्स इनके दिखाता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि पोलर बियर कौन सा है और जैगवार कौन सा है सपोज, ठीक है। तो ये दोनों जानवरों को मैंने पिक्चर दिखाई। अगर अब आपको जंगल में छोड़ा जाए और जंगल में आप देखोगे कि ओ ये तो पोलर बियर है, यानी आपने बिना उस पोलर बियर को देखे आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये पोलर बियर है, लेकिन आपने बस थोड़ा सा ही उनकी पिक्चर देखी थी, तो आपने क्या किया, तो ह्यूमंस जनरलाइज करते हैं, वो मेमोराइज नहीं करते हमेशा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल जो हमारा है वो जनरलाइज करे। तो जनरलाइज में क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग लॉस जो है, ट्रेनिंग लॉस तो थोड़ा कम होना ही चाहिए, लेकिन टेस्ट और वैलिडेशन लॉस और जो हमारे पास टेस्ट लॉस होगा तो वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पे ट्रेनिंग लॉस कम है और वैलिडेशन लॉस और टेस्ट लॉस बहुत ज्यादा है, तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि मॉडल ने इसको मेमोराइज किया, इसने मेमोराइज किया। और इस ऐसे मेमोराइज करने को हम लोग कहते हैं ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग मतलब यानी कि इसने ओवरफिट कर दिया, यानी इसने याद कर ली चीजें, ठीक है, इसको हम लोग ओवरफिटिंग कहते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारा जो ट्रेनिंग लॉस है वो भी बहुत कम हो रहा है, ट्रेनिंग भी बहुत लॉस उसका भी कम आ रहा है, वैलिडेशन लॉस भी कम आ रहा है और टेस्ट लॉस भी कम आ रहा है, वैलिडेशन और टेस्ट ये सब के सब कम आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहते हैं अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग इसने कुछ सीखा ही नहीं, इसने बिल्कुल कुछ ही नहीं सीखा, यानी बिल्कुल कुछ ना सीखने को अंडरफिटिंग कहते हैं। यानी कि अगर इसने बिल्कुल कुछ ही आंसर नहीं दे रहे, कुछ भी कर रहा है, सपोज अगर मैंने इसको कैट्स और डॉग्स की इमेज, इसने कुछ नहीं सीखा, ये रैंडमली आंसर दे रहा है मुझे, कैट है डॉग है, कैट है डॉग है, ऐसे ही, ठीक है। जैसे बच्चे को जब सिखाया जाता है तो छोटा बच्चा जो तो उसको याद तो उतना रहता नहीं है, तो वो रैंडमली फिर बोलता है ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, उसको पता ही नहीं होता मैं किसको रेड बोल रहा हूँ किसको ब्लू बोल रहा, तो उसको हम लोग कहेंगे अंडरफिटिंग, यानी इसने अंडरफिट किया। ओवरफिट क्या होता है, जब वो मेमोराइज कर देगा, यानी जब वो डेटा को याद ही कर लेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ओवरफिटिंग कहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा मॉडल अंडरफिट हो, हम नहीं चाहते कि हमारा मॉडल ओवरफिट हो, हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल बेस्ट फिट हो। बेस्ट फिट मतलब क्या होता है, जो अच्छे से जनरलाइज करेगा, ट्रेनिंग लॉस भी कम होगा उसका, लेकिन वैलिडेशन और टेस्ट लॉस भी कम से कम हो। कोशिश यही रहेगी कि ये लॉसेस भी कम से कम हो। अगर ट्रेनिंग लॉस कम हुआ, वैलिडेशन लॉस बहुत ज्यादा और टेस्ट लॉस भी बहुत ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसने ओवरफिट कर दिया, यानी कि इसने डेटा को मेमोराइज कर दिया। किसको ये टर्मिनोलॉजी समझ आई, सबको ये चीजें समझ आई। अब मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों को ये चीज समझ आई। मेमोराइजेशन मतलब हमने चीज को ओवरफिट कर दिया, इसका मतलब है ट्रेनिंग डेटा पे हमने बहुत अच्छे आंसर लाए, लेकिन वैलिडेशन और टेस्टिंग में अच्छे आंसर नहीं लाए, जिसको हम लोग कहते हैं रटा मार स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक ऐसा होता है जो भी किताब में लिखा होता है वो सब याद करके जाता है एग्जाम में, अगर जरा सा भी इधर उधर क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ उसको नहीं आता, तो उस बंदे ने क्वेश्चन को मेमोराइज किया है, उसने उसको सीखा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि वो जनरलाइज कर पाए, यानी कि वो ट्रेन तो हो, लेकिन अगर उसको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया जाए, क्वेश्चन इधर उधर बोला जाए, तो वो उसको भी आंसर देना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं जनरलाइजेशन। और हम चाहते हैं हमारे मशीन लर्निंग मॉडल भी जनरलाइज करे, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल मेमोराइज नहीं करना चाहिए। तो फिर हमने देखा हमारे पास ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग और बेस्ट फिट होता है। तो हमारे पास ओवरफिट मतलब जहां पे मेमोराइज करा है, ट्रेनिंग लॉस बहुत कम, वैलिडेशन लॉस हाई, टेस्टिंग लॉस भी हाई, तो इसका मतलब इसने ओवरफिट कर दिया, ट्रेनिंग लॉस को इसने ट्रेनिंग डेटा को जबानी याद कर दिया। तो हमारे पास अंडरफिटिंग होता है जब वो कुछ भी नहीं सीखता, ट्रेनिंग लॉस भी हाई, उससे भी कुछ नहीं कर रहा, ओके, वैलिडेशन लॉस भी बहुत हाई और टेस्टिंग लॉस भी बहुत हाई। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं अंडरफिटिंग, यानी कि मॉडल बिल्कुल कुछ नहीं सीख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल सा बनाऊंगा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ओवरफिटिंग है, ठीक है, हमारे पास अंडरफिटिंग है। ओवरफिटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग यानी कि हम लोग मेमोराइज कर देते हैं, मेमोराइज। और अंडरफिटिंग मतलब नो लर्निंग, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। हमारे पास एक और होता है बेस्ट फिट, जिसको मैं यहां पर रेड में लिख रहा हूं। बेस्ट फिट मतलब जहां जो हम चाहते हैं वही हो रहा है। तो ओवरफिटिंग में क्या होता है, यहां पे 3 किस्म के लॉस है, ट्रेनिंग लॉस, वैलिडेशन लॉस और टेस्ट लॉस।
ओवरफिटिंग में ट्रेनिंग लॉस तो बहुत कम होता है, वेरी लेस, इसको मैं डाउन एरो से दिखा रहा हूँ, बहुत कम। और वैलिडेशन लॉस हाई होता है और टेस्टिंग लॉस भी हाई होता है। मैं थोड़ा इन एरोज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है ये मैं हाई हाई लिख देता हूँ, हाई लो और लेस। यहाँ पे क्या होता है, लो होता है, ये हाई होता है और ये भी हाई होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ओवरफिट कर दिया, ट्रेनिंग डेटा को इसने जबानी याद कर लिया। अंडरफिटिंग क्या होता है, सबके सब लॉसेस हाई होते हैं, हाई हाई और हाई, कुछ भी नहीं सीख रहा ये, बकवास, सिर्फ बकवास कर रहा है। अब बेस्ट फिट में क्या होता है, ये लॉस भी लो होता है, ठीक है, ये लॉस भी लो होता है, ये लॉस मॉडरेट या लो होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेस्ट फिट। और हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो यहाँ पे हो, बेस्ट फिट हो। तो बेस्ट फिट मॉडल क्या करता है, ये मेमोराइज नहीं करते, ये जनरलाइज करता है, ठीक है। जहां तक तुम्हारी टर्मिनोलॉजी अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा मॉडल बेस्ट फिट मॉडल हो, ठीक है, सबको समझ आया। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा पाइपलाइन, ठीक है, यहां से हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जनरल पाइपलाइन कैसा होता है। जब हम मशीन लर्निंग से कोई भी या डीप लर्निंग से कोई भी मॉडल बनाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एक पाइपलाइन कैसा होता है, उसका कैसा स्टार्ट हमारा होता है। तो स्टार्ट में क्या होता है, हमें पहले एक प्रॉब्लम का डेफिनेशन चाहिए होता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे डॉक्टर्स को रिप्लेस करना है। अब डॉक्टर कौन सा काम करते हैं मुझे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से अगर कराना है, तो मैं पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा। प्रॉब्लम डेफिनेशन का मतलब है, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट या सपोज रेडियोलॉजिस्ट को रिप्लेस करना है। ऑन्कोलॉजी मतलब होता है जो कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, से रेडियोलॉजिस्ट जो होता है जो रिपोर्ट्स लिखता है अगर उसको कोई मेडिकल इमेज दिया जाए, या वैसे हमारे पास एक डायग्नोस्टिक्स वाला डॉक्टर होता है या जनरल फिजिशियन होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी ये डॉक्टर को रिप्लेस कर दूं। सपोज अब मैंने क्या किया, मैंने चूज किया कि मैं इस ऑन्कोलॉजी वाले डॉक्टर को रिप्लेस करना चाहता हूं। मैं इसका काम जो है वो एआई से कराना चाहता हूं, डीप लर्निंग से कराना चाहता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, उसका प्रॉब्लम डिफाइन करता हूं। प्रॉब्लम डिफाइन यानी कि वो क्या काम करता है। तो वो क्या करता है, वो कैंसर रिलेटेड चीजों को सॉल्व करता है, कैंसर रिलेटेड जो चीजें होंगी उनको सॉल्व करता है। अब मैं पूरी प्रॉब्लम मैंने डिफाइन किया, अब मुझे पता है कि ये कैंसर पेशेंट्स को हैंडल करता है। अब सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे पता है कि अब मुझे प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रही है। मुझे कैसे पता लग गया कि मुझे ये देखना था कि प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहा हूं मैं, तो उसके बेस पे मैंने एक प्रॉब्लम का डेफिनेशन लिख दिया। वंस आई हैव दैट, उसके बाद स्टार्ट होता है सेकंड फेज, उसको हम लोग कहते हैं डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन क्या क्या मतलब होता है कि अब हमें पता है कि मशीन लर्निंग डीप लर्निंग डेटा पे चलता है, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डेटा एक्वायर करना है, डेटा को हम लोग स्टार्ट करते हैं उठाना। अब डेटा कैसा होगा, बहुत तरीकों का हो सकता है। तुम्हें यहाँ पे पता है, यहाँ पे पेशेंट जो लेके आएगा वो अपने सिम्टम्स लेके आएगा, उसके रिपोर्ट्स होंगे, बहुत सारा कुछ होगा। यहाँ पे दो किस्म के पेशेंट हो सकते हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस। एक पेशेंट को जिसको कैंसर था, एक पेशेंट ऐसा होगा जिसके कैंसर नहीं थे। अब दोनों की हिस्ट्रीज हमें लेनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को क्यूरेट करते हैं, डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन मतलब अगर इस एग्जांपल को देखा जाए, हमें देखना है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं, जो एक डॉक्टर करता है। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दिया, गिवन पेशेंट्स डेटा, हमें ये देखना है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं, तो हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया। तो डेटा एक्विजिशन क्या करेंगे, अब हम पेशेंट्स के पास जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनका डेटा एक्वायर करेंगे, उनके रिपोर्ट्स, जो भी उनके मेडिकल रिपोर्ट्स होंगे, ठीक है, जो भी उनके टेस्ट का रिजल्ट होगा और भी बहुत सारी चीजें, और लास्ट में हमारे पास लेबल, उनका रिजल्ट क्या है, वो कैंसरस है, अगर है तो 1 लिखेंगे, 0 मतलब कैंसर उसको नहीं है। तो ये हमने पूरा उसका डेटा एक्वायर किया, प्रॉब्लम डिफाइन किया और डेटा को एक्वायर किया। कोई भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हम लोग प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है, उसके बाद डेटा एक्वायर करते हैं, डेटा एक्विजिशन करते हैं। डेटा एक्विजिशन मिला, फिर हम लोग करते हैं व्हाट्स कॉल्ड एज डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन, तो इसका क्या मतलब होता है, डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब यह है कि हमारे पास डेटा आ गया, अब इसको समझना भी है। देखो मैं डॉक्टर तो हूं नहीं सपोज, ठीक है, पर एटलीस्ट मुझे थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए इसको कि मैं इस डेटा से क्या क्या चीज एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। डेटा में इंफॉर्मेशन होता है, तो उससे मुझे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहां से जो मुझे ये डेटा मिला, तो फिर इस डेटा को मैं स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ, यानी कि डेटा में क्या बोल रहा है, अच्छा इस पेशेंट को कैंसर होता है, ऐसे पेशेंट को कैंसर नहीं होता है, इस पेशेंट की एज इतनी थी और इस जगह रह रहा, तो इसको इसकी वजह से कैंसर हुआ था। तो इस पूरी डेटा को मैं अब स्टडी करता हूँ। प्रॉब्लम को डिफाइन किया पहले, उसके बाद डेटा को एक्वायर किया, डेटा हमने उठा लिया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए, बहुत सारे पेशेंट्स का हमने वहां से डेटा बना दिया, और डेटा उठाने के बाद हम लोग डेटा एक्सप्लोरेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि डेटा में क्या खास है, क्या हटाना चाहिए, क्या रखना चाहिए, सब चीजें रखते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें डेटा के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद मॉडलिंग। और भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, पर मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूं। अब मॉडलिंग में क्या होता है, हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे, लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, तो यहां पे हम लोग डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, डीप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब चीज यहाँ पे मॉडलिंग होती है। अब हमने जब मॉडल किया, मॉडल को हमने ट्रेन किया, हमने मॉडल को अब वो सब चीजें की, अब उसके बाद यहाँ पे इवैल्यूएशन होता है, जो मैंने अभी बताया आपको,
इवेल्युएशन का मतलब वही होता है कि इसको देखना है कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमने इवेल्युएशन कर दिया मॉडल का। तो इवेल्युएशन से आपको पता चलता है कि मॉडल अच्छा है बुरा है क्या है। तो इसमें क्या करते हो, मॉडल को पहले मॉडल उठाया, उसको ट्रेन कर दिया, उसको वैलिडेट कर दिया, और फिर टेस्टिंग के टाइम इवेल्युएशन करते हो कि सही में ये कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि देखो हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि कोई डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट था उसका हम लोग जॉब छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उसका प्रॉब्लम डिफाइन किया, फिर उसी हिसाब से डेटा एक्वायर किया, फिर डेटा को एक्सप्लोर किया कि कौन सा डेटा अच्छा है, इसमें क्या रिमूव करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, वो सब हमने स्टडी किया। उसके बाद मॉडलिंग में हमने यूज किया या तो डीप लर्निंग या तो मशीन लर्निंग या तो कोई और स्टैटिस्टिकल मेथड, बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। फिर उस मॉडल को ट्रेन किया, ट्रेन करने के बाद वैलिडेट किया, वैलिडेशन के बाद फिर रिट्रेन किया, वो करते गए, और फिर लास्ट में टेस्टिंग के टाइम हमने इसको इवेलुएट किया, यानी कि मॉडल सही में कितना अच्छा परफॉर्म करता है। और वंस वी आर कन्विंस किया अच्छा टेस्टिंग में भी इसने इवेलुएशन में अच्छा परफॉर्म किया, अब उसके बाद मॉडल को हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। यहां पे हम लोग डिप्लॉयमेंट लिखेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से सॉल्व होती है तो वो हम लोग ऐसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम डेफिनेशन, सेकंड डेटा एक्विजिशन यानी डेटा को लेना, उसके बाद डेटा एक्सप्लोरेशन यानी डेटा को पढ़ना, क्या क्या कौन सा हिसाब है डेटा में, क्या है, कौन सा डेटा रिमूव करना चाहिए, क्या रखना चाहिए। उसके बाद मॉडलिंग करते हैं। तो मॉडलिंग में पता है आपको, यहाँ पे ट्रेनिंग और वैलिडेशन करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग हो रहा होता है मॉडल का, ट्रेनिंग और वैलिडेशन। ट्रेनिंग कैसे करते हैं, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके। वंस वी आर कन्विंस कि ठीक है मॉडल अब ठीक है, फिर टेस्टिंग डेटा को लेके, यहाँ पे टेस्टिंग डेटा को लेके हम लोग टेस्ट करते हैं। उसी टेस्टिंग को नाम ही रखा है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन कर देते हैं, टेस्ट डेटा को यूज करके इवेल्युएट कर देते हैं। और जब हमें पता लगा कि मॉडल हमारा बहुत अच्छा बना, तो उसके बाद इसी मॉडल को उठा के हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। सपोज मैं चैट जीपीटी की एग्जांपल, कैंसर की एग्जांपल आप लोगों को समझ आई, अब मैं चैट जीपीटी की एग्जांपल फिर से लेता हूं। चैट जीपीटी वालों को क्या करना था, उनको एक चैट बॉट बनाना था, ठीक है, जो इंसानों की तरह बात कर पाए। तो उनने प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसा एक बॉट बनाए, ऐसा एक मशीन बनाए जो इंसानों की तरह बात करे। तो प्रॉब्लम डिफाइन डेफिनेशन आ गया हमारे पास। अब उसके बाद इस प्रॉब्लम के रिलेटेड हमें डेटा एक्विजिशन करना था। तो उन्होंने क्या किया, पूरा इंटरनेट का जो कॉर्पस था, जितना भी डेटा इंटरनेट पे लिखा हुआ था, ट्रांसक्रिप्ट थे या कोई भी डेटा, उसको उठाया और डेटा एक्विजिशन कर दिया। वो टीबीज में वो डेटा होगा, शायद टीबीज में, पेटाबाइट्स में हो सकता है, बहुत सारा डेटा उन्होंने उठाया। इंटरनेट पे कितना डेटा है वो सब ऑलमोस्ट उठाया उन्होंने। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इस डेटा को स्टडी करना स्टार्ट किया कि ये डेटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसमें बहुत सारी मिसिंग चीजें हैं, इस डेटा को हटा दो, ये डेटा अच्छी क्वालिटी का है। यानी डेटा को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, ताकि जो हम इसको डेटा फीड करेंगे वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का डेटा हो, हम लोग इसको कुछ भी गार्बेज नहीं देंगे। तो इसको डेटा अच्छा दे दिया, क्योंकि मशीन लर्निंग में एक रूल है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर तुम्हारा डेटा अच्छा नहीं है तो तुम्हारा आंसर भी बुरा ही मिलेगा, ठीक है, जैसा डेटा वैसा आंसर। तो इसलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जैसा अगर तुमने गार्बेज दे दिया तो वहां से मॉडल भी गार्बेज ही देगा। इसलिए हमें ये चीज करना जरूरी है ताकि डेटा एक्सप्लोर किया जाए। तो अब चैट जीपीटी वालों ने डेटा एक्सप्लोर किया, उन्होंने डेटा को बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया। तो फिर उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट किया। अब मॉडलिंग में क्या किया, उन्होंने डीप लर्निंग यूज किया। अब डीप लर्निंग में उन्होंने एक उसको ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज किया और अपने मॉडल को ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो ट्रेन किया, उसके बाद उनके पास वैलिडेशन डेटा भी था, तो उस पर वैलिडेट किया। जब वो कन्विंस हो गए कि ये मॉडल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उन्होंने उसको टेस्ट किया और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया लगाया कि हाँ अब ये टेस्टिंग डेटा पे देखते हैं ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो टेस्टिंग डेटा पे भी जब अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके बाद इस मॉडल को डिप्लॉय किया गया। उसके बाद उसने उन दुनिया को दिया चलो इस मॉडल को यूज करो, और जैसे डिप्लॉयमेंट हुआ उसके बाद लोग इन्फ्रेंस करते हैं, लोग उस मॉडल को फिर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम विद यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब को रिकमेंडेशन इंजन बनाना था, उनको देखना था कि कितना अच्छा हम लोग वीडियोस रिकमेंड कर सकते लोगों को। तो पहले उनका प्रॉब्लम डेफिनेशन कि वी हैव टू रिकमेंड वीडियोस, ये हमारा प्रॉब्लम था। उसके बाद डेटा एक्विजिशन, डेटा का एक्विजिशन करो कि जितना यूजर थे उन्होंने कौन से वीडियो देखे, कौन से नहीं देखे हैं, क्या किया, पूरा यूजर का डेटा ले लिया। उसके बाद डेटा को एक्सप्लोर किया, इसमें कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिमूव करना है, क्या चीज करना चाहिए डेटा के साथ, ठीक है, डेटा को क्लीन करना, प्री प्रोसेस करना, बहुत सारे स्टेप्स यहाँ होते हैं। तो वंस दे वर कन्विंस कि हमारे पास डेटा अच्छा है, तब मॉडलिंग पे स्टार्ट हो गए। उन्होंने मॉडलिंग यूज किया और मॉडलिंग में क्या किया, मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल को वैलिडेट किया। सो वंस दिस इज डन, फिर हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। जब हम ये भी करते हैं कि टेस्टिंग में भी हमारा सही है, फिर मॉडल को उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। यूट्यूब ने अपना रिकमेंडेशन सिस्टम डिप्लॉय किया। सब लोगों को नेटफ्लिक्स पता है, नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की तरह, ठीक है, जो बहुत सारे मूवीज वो चीजें दिखाता है नेटफ्लिक्स। अब इन लोगों ने पता है इनका रिकमेंडेशन सिस्टम अच्छा करना था, इन्होंने $1 मिलियन प्राइस रखा था। $1 मिलियन प्राइस रखा, $1 मिलियन अराउंड लगभग 900 करोड़ के अराउंड होता है। तो इतना इन्होंने प्राइस रखा कि अगर हमारा मॉडल कोई अच्छा बना सकता है तो उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है। ओपन चैलेंज के लिए उन्होंने दिया था। तो फिर एक टीम ने इसको सॉल्व किया, तो उस टीम का नाम था एनसॉम्बल। तो एनसॉम्बल लोग ने नेटफ्लिक्स के लिए $1 मिलियन कमाए, उन्होंने 900 करोड़
क्या मंगाया, क्योंकि उन्होंने नेटफ्लिक्स का जो सर्च और रिकमेंडेशन इंजन था उसको अच्छा बनाया। उन्होंने भी क्या किया, उनके पास प्रॉब्लम डेफिनेशन था कि नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन को अच्छा बनाना है। डेटा एक्विजिशन, ये डेटा भी जो है नेटफ्लिक्स ने दिया था। उसके बाद उन्होंने ये मॉडलिंग, इवैल्यूएशन और डिप्लॉयमेंट ये करना है। अभी आज रिसेंटली चैलेंज है, 2-3 दिन पहले का चैलेंज है ये, रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है। तो गूगल वहां पे 100K डॉलर्स यानी कि $1,00,000 दे रहा है। इतने डॉलर्स वो प्राइस मनी में दे रहा है। उन्होंने एक मॉडल रिलीज किया, उसका नाम रखा है मैट जेमा। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मैट जेमा का हमें कोई एप्लीकेशन दिखाओ, अगर मैट जेमा का तुमने बहुत अच्छा एप्लीकेशन दिया तो हम लोग आपको इतने डॉलर्स देंगे, यानी $1,00,000। इसको मल्टीप्लाई करो 90 से, ठीक है, यानी इसका मतलब 9, इतने सारे जीरो, इतना सारा पैसा मिलेगा अगर किसी ने वहां पे अच्छा परफॉर्म किया। ये चैलेंज आज चल रहा है और वेबसाइट का नाम है कैगल पे ये चैलेंज चल रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हर दिन वहां पे नए नए चैलेंज अपलोड होते हैं, और अगर कोई उनको सॉल्व कर पाए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से तो दे विल बी, उनको एक प्राइस मनी, रिवॉर्ड मनी दिया जाता है। कैगल एक वेबसाइट का नाम याद रखना, जहां पे ये चैलेंज ऊपर अपलोड होते रहते हैं। तो वहां पे वो क्या देते हैं, एक तो वो ये प्रॉब्लम डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, और डेटा एक्विजिशन फिर इंसान को नहीं करना पड़ता, वो डेटा भी वहीं से दे देते हैं। ठीक है, तुम्हें फिर यहां से करना होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, यहां से थोड़ा समझना होता है डेटा क्या है, फिर मॉडलिंग करना, फिर इवैल्यूएशन और डिप्लॉयमेंट भी नहीं करना होता, तुम्हें बस यहां तक करना है। डिप्लॉयमेंट वो बाद में खुद कर देते हैं, तो इसके लिए वो रिवॉर्ड्स देते हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग समझना। देखो 900 करोड़ एक प्रॉब्लम के लिए, कि अगर नेटफ्लिक्स का रिकमेंडिंग सिस्टम अच्छा हो गया, इसके लिए इतना प्रॉब्लम। वैसे मैंने बोला गूगल ने ये चैलेंज है ना, ये 30 डेज का चैलेंज है, 30 दिन के लिए उन्होंने ये चैलेंज रखा है मैट जेमा वाला, कि हमें एप्लीकेशंस बताओ अच्छे अच्छे मेडिकल डोमेन में, उसको कितना देंगे, $100,000। $100,000 को मल्टीप्लाई करो 90 से, तो इतने सारे आपके पास रुपीज में आ जाएगा। दिस इज इन रुपीज, इतना उन्होंने कैश रिवॉर्ड रखा है। ये फिर भी कम है ये कैश रिवॉर्ड। लोग $1-1 मिलियन, $2-2 मिलियन कैश रिवॉर्ड्स रखते हैं अगर उनका प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर दे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी खतरनाक है, अगर इनको सॉल्व किया तो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी का जो भला हो सकता है और बहुत ज्यादा हम लोग कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, फिर आज हमने पहले सीखा कि मेमोराइजेशन और जनरलाइजेशन में क्या फर्क है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक जनरल पाइपलाइन जो मशीन लर्निंग का है, कि मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।